हाथ को घुमाते हुए। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। सभी को एक बार पुनः प्रणाम। हम हर वीक की तरह इस वीक भी भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष पर आयुर्वेद पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारी चर्चा के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय बहन राजगुनीचा जी, जो योग के क्षेत्र में उन्होंने आयुष मंत्रालय द्वारा योग सर्टिफिकेट प्राप्त कराया लेवल 5 का। और आप जैन विश्व भारती की फैकल्टीज हैं, साथ में जीवन विज्ञान और प्रेक्षा ध्यान की विशेषज्ञ भी हैं। और आपने साथ में ही सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सारी उपाधि प्राप्त करी हैं। आप अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की वाइस चेयरमैन भी हैं। साथ में आपने 2006 में ज्ञानशिला गांधीनगर योग में शुभारंभ किया 2006 में। और आप आरएसएस गो सेवा दिल्ली में भी कार्यरत रही। तो आपकी बहुत सारी उपाधि हैं, तो बताए नहीं जाए। साथ में ही आप मेरी गुरु भी हैं प्रेक्षा ध्यान की। मैंने आपसे बहुत शिक्षा ली और ले रहा हूँ। तो आपका स्वागत है। इसी प्रकार की बात इस तरह से भी करिए। थैंक यू रवि भैया। शुरू करें? जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी रवि भैया आपको कि आपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम लेकर आप चल रहे हैं। जो आयुर्वेद आज धीरे धीरे, एक जमाना था जब आयुर्वेद ही था, दूसरी कोई ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो दवाइयों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, आयुर्वेद धीरे धीरे कम होता गया है। उस बीच आप इसको लेकर आए हैं और मेरा विश्वास है कि ये आयुर्वेद जन जन तक पहुंचेगा, क्योंकि एक आप इसको लेकर चल रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से जन जन तक पहुंचाने में आप सफल होंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति के पास समय ही नहीं है। समय अपने लिए नहीं दे पा रहा है। सबके लिए समय है, ऑफिस जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकालता है। इसी की वजह है वह अस्वस्थ होता जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि कितने प्रकार के रोग बढ़ रहे हैं। इतने रोग शायद पहले के जमाने में नहीं थे, कुछ ही रोग हुआ करते थे, लेकिन आज इतने सारे रोग बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम अपनी जीवन शैली की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किस प्रकार का हमारा जीवन शैली हो गया है। तो हमें अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। और हम देख रहे हैं कि जीवन का भरपूर आनंद हमें उठाना चाहिए, लेकिन हम तभी उठा पाते हैं जब हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ होगा। जब तक हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन का वास्तविक जो आनंद है वो नहीं उठा पाएंगे। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने बहुत ही सोच समझकर ये आयुर्वेद को निकाला था। महिलाएं जो गृहिणी होती है, अक्सर अपना जिनका अधिकतर समय किचन में ही निकल जाता है। किचन में हमारे बहुत सारे मसाले होते हैं, उनमें से एक हम जिस प्रकार से हल्दी है, हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीसेप्टिक का काम करती है। कहीं पर भी चोट लग जाए, घाव लग जाए या स्वेलिंग आ जाए, सभी प्रकार में हल्दी रामबाण है। किसी को चोट लग जाती है तो हम सीधा बोलते हैं कि जाओ हल्दी का दूध लेकर आओ और इनको हल्दी पिला दो। मैंने तो खुद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हल्दी के किए हैं। एक बार जैसे हम जा रहे थे, चोट लग गई थी। चोट लगने के बाद सबने बोला कि आपको इंजेक्शन खाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने किचन में गई, थोड़ा सा घी गरम किया, उसके अंदर हल्दी डाली, एक पेस्ट बनाया और जहां पर चोट लगी थी पूरा लेप कर लिया था।
और एक दिन नहीं, लगभग 8-10 दिन तक करते रहे, और जो रस्सी अंदर तक चली गई थी, रस्सी बन गई थी, वो धीरे धीरे खींचकर बाहर आने लगी। और लगभग पूरे 15 दिन मुझे लग गए थे, क्योंकि चोट काफी आई थी। और 15 दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो गया, कहीं निशान भी नहीं रहा। तो जहां हम डॉक्टरों के पीछे हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, वहां हमने हल्दी जैसे अपने घरेलू उपाय से उसको बिल्कुल ठीक कर लिया। लेकिन हमारा दिल नहीं मानता है। हम सोचते हैं कि नहीं, डॉक्टर के पास जाने से हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। एक बार ऐसे ही हम रिक्शे में कहीं जा रहे थे, और अचानक वो रिक्शा पलट गया, तो कुछ चोट आ गई थी। और एक दिन बाद ही मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी उसी प्रकार से रिक्शे से गिरने से उसको भी चोट आई। वो डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर से उसने ट्रीटमेंट लिया, सारा कुछ। और मैंने अपना घरेलू इलाज इलाज शुरू किया। लगभग शायद 2-3 दिन पहले मेरा ठीक हो गया था, उसका 2-3 दिन बाद ही लगभग ठीक हुआ। लेकिन वो डॉक्टर के हर एक दिन छोड़कर पट्टी कराने जाती थी, और मैंने अपनी पट्टी घर पे ही कर ली थी। कुछ नहीं करना था, सिर्फ मैंने हल्दी का वही प्रयोग, जो थोड़ा-सा 2 बूंद घी में हल्दी डाली, पेस्ट बनाया, और चोट लगी थी वहां पर लगाया, और अपनी पट्टी कर ली थी। डेली वही क्रम चलता था, और मैंने उसको जल्दी ठीक कर लिया। अभी कुछ समय पहले की मैं बात बताऊं, तो दांतों में बहुत पेन हो गया था। दांतों के अंदर रस्सी हो गई थी, और डॉक्टर के सबने बोला कि डॉक्टर के जाओ। हालांकि मैं डॉक्टरों में विश्वास कम करती हूँ। मैं अपने घरेलू नुस्खे में, या एक्यूप्रेशर के माध्यम से, या योग और ध्यान के माध्यम से ही अपने आप को ठीक करने का प्रयास करती हूँ। तो बच्चे बोलने लगे कि नहीं, आप जाते नहीं हो, कितनी रस्सी हो गई है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर के जाऊंगी, मैं ऐसे ही उतने दिनों में अपने आप को ठीक कर लूंगी। तो बोले कि नहीं, आपको जाना चाहिए। तो जबरदस्ती मुझे ले गए। डॉक्टर ने टैबलेट लिख दी, कि भाई दर्द के लिए एंटीबायोटिक दे देते हैं। दवाई ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे विश्वास नहीं था डॉक्टरों का। 2 दिन बाद मैंने कहा अब मैं अपना प्रयोग शुरू करूं। तो मैंने वही हल्दी घी के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाली, पेस्ट बनाया, और जहां पे भी मुझे रस्सी हो गई थी दांतों के अंदर, मैंने दबाया, और वहां पर कॉटन लगाकर छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। आधे घंटे उसको छोड़ दिया, कुछ नहीं खाया पिया तब तक। और उसके बाद में धीरे धीरे मुंह से लार गिरने लगी, और पूरा निकाल दिया बाहर, और थोड़ा सा गुनगुने पानी से कुल्ला कर लिया। ऐसा दिन में 2 बार, सुबह किया और शाम को किया। लगभग 3 दिनों के अंदर इतनी रस्सी जो पड़ गई थी, वो डॉक्टरों के दवाइयों से ठीक नहीं हुई थी, वो 3 दिन हल्दी का प्रयोग करने से बिल्कुल ठीक हो। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपने घरेलू नुस्खे से ठीक हो सकते हैं। आप बीच-बीच में प्राणायाम करते रहे, सुनते भी सॉरी रहे। मैम, सॉरी हाँ मैम, जी, मुझे कुछ पूछना था आपसे। हाँ जी, पूछिए। आप ये बार-बार रस्सी का प्रयोग कर रही हैं शब्द का, इसका मतलब क्या है? हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या? आप रस्सी बोल रही हैं ना बार-बार? रस्सी? हाँ, तो ये क्या होता है? ये जो पस पड़ जाती है, पस। ओके, जैसे हमारी चोट लगती है कहीं पे भी, हाँ जी। तो पस पड़ जाती है, उसको जो रस्सी बोलते हैं। अच्छा, आप उसको रस्सी बोलते हैं, हम पल्सी बोलते हैं। इसीलिए आप सॉरी माफ कीजिए कि लग रहा था कि कुछ चीज़ बीच में छूट रही है। अच्छा, अच्छा। जी। आप क्या बोलते हैं उसको? पस बोलते हैं? पसपन नहीं बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं? या पक जाना, या अच्छा, मवाद, पक जाना बोलते हैं। या मवाद। मवाद, ओके, ओके। हाँ, तो वो जो मवाद बढ़ जाता है, तो उसके लिए हल्दी रामबाण है। सॉरी आप माफ करना, बीच में मैंने टोका आपको पूछा। नहीं, आप बीच में प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, ताकि कंफ्यूजन न रहे, और दूसरों को भी समझ में आ जाए। हम अब लोग मुझे नहीं समझ ही बताते, नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है, क्या बोल रही हैं आप। तो आप नहीं बताते तो मुझे भी नहीं पता चलता। तो अच्छी बात है कि बीच बीच में हम प्रश्न करें।
ठीक है ना। कोई भी मन में आपके प्रश्न आता है तो आप निसंकोच करेंगे, ठीक है। नहीं मैं बोलती चली जाऊंगी 1 घंटे, आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। जी जी जी, थैंक यू। तो बहुत अच्छा किया आपने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश गुप्ता। से आपको कोई भी चीज कहीं पे भी समझ नहीं आ रही तो एक बार आप बीच में बोलकर मुझे बता दें, ताकि मैं उसको आपको सही रूप से समझा सकूं, ठीक है ना। तो ये जो मैंने दोनों बातें बताई तो मवाद के लिए, कि जैसे हमारी मुंह में भी कई बार दांत की वजह से वो मवाद हो जाता है, तो उसके लिए आप घी के थोड़ा सा घी गरम कर लें, एंटीसेप्टिक हो जाएगा। घी को थोड़ा सा गरम करके उसके अंदर हल्दी डाल के बंद कर देना, बस घी गरम करके हल्दी डाल के बंद कर देना, उसको चालू न रखना, नहीं तो जल जाएगी हल्दी। तो खाली घी गरम करके हल्दी डाल के और पेस्ट जैसा बना ले, क्रीम जैसे हम लगाते हैं वैसा ही पेस्ट बन जाता है। और वो पेस्ट आप उसके अंदर दबा लें, जहां पे दर्द हो रहा है आपका या कहीं मवाद है तो वहां पर लगा ले, और वो पूरा आपका मवाद लेकर ही बाहर आएगी। उससे बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। कितने भी दांत का पेन हो आपका, वो जो ये हल्दी जितना काम करती है, मैंने सोचा कि शायद ये जो दवाइयां हैं वो भी काम नहीं करती। एलोपैथिक इतनी सारी दवाइयां हैं कि आज थोड़ा सा दर्द होते ही आपको दे देते हैं एंटीबायोटिक, कि आप ये ले लो, आपने जब तक खाया ठीक रहा, वापिस हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ये जैसे बाल तोड़ कहीं फोड़ा हो जाता है, आपने देखा होगा कि बच्चों में या बड़ों में किसी के भी फोड़ा हो सकता है। फोड़ा जो बाल तोड़ हो जाता है उसमें रस्सी भर जाती है, मवाद भर जाता है। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे बेटे को हो गया था हाथ के अंदर, और ऐसी जगह पे था कि न तो वो मोड़ सकता है न सीधा कर सकता है हाथ को। तो 2-3 दिन में पूरा मवाद भर, मतलब ऐसे हो गया था, पूरा मुंह बन गया था उसका एकदम ऊपर। तो वही हमने हल्दी का ही प्रयोग किया, और धीरे धीरे हमने देखा कि वो मवाद निकलने लगा, छेद हो गया। पहले छेद नहीं था, फिर छेद बना और रोज मवाद निकलने लगा, और लगभग उसको 10 दिन लग गए पूरा ठीक होने में। हाँ, कोई भी बात बीच में पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। और प्राणायाम करते रहें। जब तक हम बैठे हैं, 1 पंथ 2 काज, धीरे धीरे हम प्राणायाम, धीरे धीरे लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, अब दीर्घ श्वास का प्रयोग करते रहें। उस समय के बाद में हम दूसरा प्रयोग बता देंगे, तो ये प्राणायाम भी साथ साथ चलता रहे, ताकि हमें डबल बेनिफिट मिलेगा इससे। हाँ, तो जैसे हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, सर्दी जुकाम में क्या करते हैं हम लोग, काढ़ा बनाते हैं। काढ़ा बनाते हैं जिसमें हम धनिया, जैसे साबुत धनिया होता है, समझते हैं, साबुत धनिया, मसाले में जो पिसा हुआ धनिया डालते हैं वैसा ही साबुत होता है, उसको हम दाल जैसा बना के रख लेते हैं, बुड़बुड़ा के, और वो 1 चम्मच डाल देते हैं, और काली मिर्च डाल देते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, तो वो काढ़ा तैयार हो जाता है। जुकाम हो, खांसी हो, सर्दी हो, आप रात को ये लेकर, जैसे 1 गिलास पानी का हमने बनाया, उसको आधी गिलास में कर लिया, और वो रात को हम पीकर और लेटते हैं, तो सुबह तक 2-3 दिन लेने के बाद में बिल्कुल ठीक हो जाती है जुकाम या खांसी। आप लोग करते हैं ये उपाय सर्दी जुकाम में? हाँ, आप साथ साथ बातचीत करते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप कोई और प्रयोग करते हैं तो आप भी साथ में बता दीजिएगा, ठीक है ना। आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। मेरी आवाज तो आ रही है ना आपके पास? हम तुलसी के पत्ते और अदरक, काली मिर्च, लौंग, लौंग, अदरक, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते, इनकी हाँ चाय बना के लाते हैं, उससे बहुत फायदा होता है। हाँ, ये हम और करते हैं।
इससे तो फायदा होता है, और साथ में एक चुटकी आप हल्दी का प्रयोग भी कर ले जी। तो उससे और अच्छा फायदा मिलेगा। हाँ, वो गले के लिए अच्छी रहेगी। गले के लिए भी अच्छी होती है। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे प्रयोग है, नुस्खे है, तो हर गृहिणी अपने घर में लगभग करती ही है, और जिनको पता नहीं होता है तो इस प्रकार की क्लासों में आकर वो सीख जाएंगे, क्योंकि हर दिन आपके हर फ्राइडे को इस प्रकार की क्लास चलती है, और लगभग ये 50 सप्ताह तक चलने वाली है। तो बहुत अच्छा है कि बहुत अधिक नॉलेज इससे आपको मिलेगा, और आप लोग खुद भी अपना एक्सपेरिमेंट जो भी आप करते हो वो भी साथ में शेयर करें, ताकि डबल फायदा हो। ठीक है ना? हो सकता है कि जो बात आप बताना चाहते हो वो मैं नहीं जानती, जो मैं बता रही हूँ आप नहीं जानते, तो एक दूसरे का शेयर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप भी चुप नहीं रहिएगा, आप भी कुछ बताइएगा। नमस्ते जैसे मैम। हम, हाँ जी, हाँ जी, हमारे यहाँ भी अम्मा करती थी हमारी ना, हाँ हल्का सा घी डाल करके उसमें हल्का 1 चम्मच बेसन डाल लीजिए, उसे भून करके उसमें काली मिर्च डाल लेती थी और हल्दी और दूध डाल लेती थी। अगर खांसी या जुकाम है उसमें काफी आराम मिलता है उसके लिए। वो हलवा सा बना के देते थे क्या? नहीं, हलवा नहीं मैम, वो पानी हो जाता था। दूध उसमें 1 गिलास डाल देती थी, दूध भी डालते थे। दूध में क्या क्या डालते थे? सबसे पहले घी डाला, पैन हाँ, में घी ली थी, फिर बेसन डालती थी 1 चम्मच, उसमें बेसन। बेसन, फिर अच्छा, हल्दी, काली मिर्च डालती थी और दूध, उसमें गाढ़ी नहीं होने देती थी, चलाती रहती थी। फिर उसमें बेसन, वो दूध, सबसे लास्ट में दूध डाला और वो दूध देती थी हल्दी और बेसन का, तो वो भी काफी लाभदायक है जुकाम ये और गले, खांसी। खांसी और के लिए, हाँ जी, गले के लिए ना, गले में दर्द हो, खांसी हो, ये उसके हमारे लिए। हम भी करते हैं, ये काफी लाभदायक है ये भी। हाँ, तो बहुत अच्छा है, ये आइडिया हमको नहीं था, क्योंकि हमने कभी इस प्रकार से नहीं बनाया। तो एक दूसरे के साथ शेयर करने से हमें नॉलेज और ज्यादा डबल मिलेगी। तो ये भी प्रयोग कर सकते हैं कि 1 गिलास दूध, और दूध में घी डाला, काली मिर्च डाली, 1 चम्मच बेसन डाला, और उसको चलाते रहो ताकि गांठें नहीं पड़े, क्योंकि बेसन से नहीं तो गांठें पड़ जाती है। तो बराबर चलाते रहने से गांठें नहीं पड़ती है, और वो गुनगुना गर्म दूध है वो पीने से हमारा गला ठीक होता है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी। इसको बेसन का सीरा कहते हैं। पहले बेसन को घी में भूना जाता है, अच्छा, उसके बाद उसमें दूध डाला जाता है और दूध के साथ बाद में चीनी डाली जाती है और हल्दी भी थोड़ी सी भून ली जाती है। बेसन जब भूनते हैं तो, चीनी रह गई थी मेरे, चीनी और मेरे को दे दीजिए, इसको चीनी भी जो डाल। है गले में, खांसी में, जुकाम में बहुत लाभदायक है ये। हाँ जी, खासकर तो पंजाबी लोगों में ये ली जाती है। क्या कहते हैं? जीरा, हीरा, सीरा। हीरा, SHEERA। चलिए, तो कुछ सभी दादी नानी जो है ना नुस्खे बनाती थी, और हम लोग को कोई प्रॉब्लम होती थी तो डॉक्टर के भागने की जरूरत नहीं होती थी। हम लोग अपने ही घर में घरेलू उपचार के द्वारा ठीक कर लेते थे। जैसे दांतों के लिए बताते हैं कि सरसों का तेल और उसके अंदर सेंधा नमक ये डालकर आप मंजन करें, दांतों पे पूरा मल ले, और उससे हमारे दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द हो, पायरिया कभी नहीं होती है, दर्द ठीक होते हैं। तो नियमित रूप से करने से होते हैं, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। हम सोचते हैं कि एक दिन हमने कर लिया और उससे कुछ हो जाएगा, तो नहीं होता है। उसके लिए हमें निरंतर क्रम अपनाना होता है। कम से कम 20-21 दिन तक तो प्रयोग को करना ही पड़ता है। कुछ प्रयोग होते हैं वो 5 दिन करते हैं, कुछ 7 दिन का करते हैं, कुछ 3 दिन का करते हैं, कुछ 21 दिन का करते हैं, कुछ 27 दिन तक करते हैं, और कई प्रयोग होते हैं वो 3 महीने तक भी चलते हैं। तो अलग अलग प्रयोग होते हैं, वो अलग अलग रूप में हम लेते हैं। जैसी प्रॉब्लम होती है, जो बीमारी होती है, उसके लायक किस प्रकार से हम उसको ले सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हाँ जी। तो अभी हमने हल्दी के बहुत सारे प्रयोग हमने जाने। तो ये एक हल्दी वाला पानी, ये भी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। आपने सुना है हल्दी के पानी का नाम? नहीं सुना। पानी को गर्म कर लेते हैं और उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल देते हैं,
जिनको नींबू सूट होता है तो थोड़ा सा नींबू और काला नमक ये डालकर पानी तैयार हो जाता है, हल्दी वाला पानी। ये हल्दी वाला पानी बहुत सारी बीमारियों के लिए फायदेमंद होता है। जैसे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, हमें हार्ट का कोई प्रॉब्लम, क्लोट बन रहे हैं शरीर में कहीं भी किसी भी जगह पे, तो हल्दी वाला पानी बहुत अच्छा होता है। और ये चेहरे की और में रोनलिन जी, आप माइक बंद कर लीजिए अपना। जिनकी आवाज आ रही है वो प्लीज एक बार बंद कर ले। तो लीवर की समस्या हो, चाहे ये हमारी मेमोरी डेवलपमेंट, मेमोरी कम हो, उसके लिए भी हल्दी का पानी अच्छा है। तो दूध में हल्दी भी बहुत अच्छी होती है। हम दूध में हल्दी, एक होती है हल्दी गीली, जैसे हमारी गांठ, हल्दी की गांठिया होता है, वैसे ही कच्ची हल्दी भी आती है। सबने देखा है, सर्दियों में अधिक मिलती है वो, गर्मियों में कम देखने को मिलती है, सर्दियों में आती है वो हल्दी। तो वो हल्दी का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। एक तो सूखी हमारे मसाले में रहती है हल्दी, लेकिन हल्दी का प्रयोग हम शुद्ध हल्दी का करें, क्योंकि ये जो बाजार में हल्दी आती है कुछ मिक्स भी होता है तो हमें पता नहीं चलता है। तो हल्दी का गांठिया, जो हल्दी साबुत होती है, उसको सूखी हुई हल्दी को लाकर हम घर में कूट कर उसको तैयार कर लें, बिल्कुल कपड़ छान जैसे एकदम सॉफ्ट बारीक कर ले, चलनी से चाल ले और उसका यूज करें। इसी प्रकार जीरा भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जीरे का पानी भी हम बनाकर, हाँ जी, जीरे का पानी भी हम बनाकर विक्की खड़ा हो जा, मेरे को छोड़िए दिल के। अमिला बहन जी अपना माइक बंद कर ले। विष्णु भाई जी प्लीज देख लीजिए, अगर जिसका खुला हो बंद कर दें प्लीज। बंद करते हैं, ये खोल लेती है बार बार अपना। भी बंद कर दीजिएगा। जिनको बोलना हो वो माइक उसी टाइम खोले, बाकी बंद कर ले। जब आपको कोई बात कहनी हो, कुछ पूछना हो तो माइक खोल ले, अदरवाइज बंद कर दे। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे हल्दी के पानी की। तो ये हल्दी का पानी मांसपेशियों को शक्ति भी प्रदान करता है। हर एक रोग में हल्दी का पानी बहुत ही उपयुक्त होता है। उसके बाद हम आ गए थे जीरे के पानी में। जीरा का पानी भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। जीरे के पानी कैसे बनाएं ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पानी को गर्म किया, उसमें आधा चम्मच जीरा डाल दिया, उसको लगभग 2-3 मिनट के लिए उबाल लिया, ढककर रख दिया 5 मिनट। उसके बाद में छलनी से छान लो उसको, छानकर उसमें जिसको नींबू सूट होता है तो थोड़ा सा नींबू और काला नमक मिलाकर ये पीने के लायक बन गया जीरा। तो इसको गुनगुना ही हम जीरे को पीते हैं, तो ये भी बड़ा फायदेमंद करता है। ये जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और वेट लूज करने में भी अच्छा है, काफी फायदेमंद होता है जीरे का पानी। तो हम कोई सा भी पानी ले, एक ही प्रकार का पानी पिए, ऐसे नहीं कि ये थोड़ी देर के बाद ये ले लिया, थोड़ी देर के बाद ये भी अच्छा होता है, ये भी अच्छा होता है, ये कर सकते हैं। हाँ, 7 दिन का इसका प्रयोग किया तो 7 दिन हम दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, या लगातार जिससे हमें फायदे होता है तो वो ही पानी हम कुछ दिन के लिए ले। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू कर दे उस पानी को आप, क्योंकि जिस समय तक कोई भी चीज होती है वो टाइम पीरियड तक ही काम करती है, उसके बाद एक बार उसको बंद कर देना चाहिए। कुछ टाइम के लिए उसको यूज करें और उसके बाद में बंद कर दें। उसके बाद रेगुलरिटी उस चीज की न रखें, नहीं तो एक आदत बन जाती है हर चीज की। तो हमें जितना जो प्रॉब्लम होती है उसी के लिए हम यूज करें। प्राणायाम करते रहे, चेंज कर दें, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? लेफ्ट से श्वास, अभी क्योंकि गर्मी का मौसम है, राइट से शुरू न करें, लेफ्ट से श्वास भरे, राइट से छोड़ दें,
राइट से भरे, फिर लेफ्ट से छोड़ दें। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये एक चक्कर पूरा हो जाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे आप करते रहें। हाँ। तो दांतों की बीमारियों के लिए हमने अभी बताया था सरसों का तेल का, और दांत में यदि प्रॉब्लम होती है, दंत सूल उठता है, तो हम अदरक जो होती है, अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मुंह में रख सकते हैं, चबा सकते हैं, और उसका रस जब जाएगा दांतों के भीतर तो भी हमें आराम मिलेगा। तो ये प्रयोग भी आप कर सकते हैं। हाँ, और जैसे चेहरे पर निखार लाने के लिए हम हल्दी का उपटन तैयार करते हैं। बहुत सारे लोगों ने किया होगा, वैसे भी शादी के टाइम में उपटन लगाते ही हैं, उसमें भी हल्दी डालते हैं आटे के अंदर। तो हम आटा या बेसन, उसके अंदर एक चुटकी हल्दी डाल देते हैं और 1 चम्मच तेल डाल देते हैं, या कई लोग मलाई डाल देते हैं, और थोड़ा सा गुनगुना पानी, और उससे उपटन तैयार हो जाता है। हम चेहरे पे लगा लें, 5 मिनट तक उसको लगा के छोड़ दें, और उसके बाद में पूरा इस प्रकार से मसाज कर लें नीचे से ऊपर की तरफ, और पूरा जो उपटन लगाया है पूरा उतर जाएगा, और आप देखेंगे कि उसमें जितने भी आपके कालापन था वो उसके साथ ही निकल जाता है। कितने कितने लोगों ने हल्दी का प्रयोग किया, उपटन लगाया चेहरे पे? हाँ जी, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हाँ, जिन्होंने किया है वो बता सकते हैं। उपटन लगाया सोनिया जी? जी बेसन और हल्दी करते हैं यूज। का प्रयोग करके उपटन लगाया। नींबू भी डाल लेते हैं उसमें, दूध या तो दूध उसमें डाल नींबू। दूध डालते हैं या नींबू डाल लेते हैं। हाँ अच्छा, और भी किसी ने लगाया उपटन? जी हाँ मैम। जी, अनम्यूट करके बता सकते हैं। जी, हल्दी और बेसन, हल्दी और बेसन, इससे तो कुछ काफी निखार आता है चेहरे पर। और बेसन का प्रयोग करते हैं, कुछ उसमें 1 चम्मच तेल डाल लेते हैं, कुछ उसमें घी डाल लेते हैं 1 चम्मच, या कुछ लोग नींबू डाल लेते हैं। नींबू और डाल। हाँ, नींबू भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से उपटन से फेशियल कराने की जरूरत नहीं होती है, पार्लर जाने की जरूरत नहीं होती है, चेहरे पर इतना अच्छा निखार आ जाता है। कुछ आटे के अंदर डाल लेते हैं, कुछ बेसन के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। अधिकतर लोग बेसन का यूज करते हैं, और जैसे शादी ब्याह होता है तो हम आटे की उपटन बना लेते हैं, उस समय आटा यूज करते हैं, और उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें जो भी आपको अच्छी लगे आप मिला सकते हैं, लेकिन ये 3 चीजें तो जरूरी होती है, बेसन या आटा या हल्दी, और हल्दी के अंदर कुछ चिकनाहट, चाहे आप मलाई डालो, आप तेल डालो, घी डालो, या जो भी उपटन डालो, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, नींबू का रस डाल सकते हो, और आपके लिए तैयार हो गया उपटन। और आप लगा के देखेंगे कि चेहरा, आप 15-20 दिन यदि रेगुलर लगा लेते हैं इसको, तो चेहरे में इतना अच्छा निखार आ जाता है, पॉलिश आ जाती है, चेहरे में चमक आ जाती है। तो बहुत सारी इस प्रकार से चीजें हैं। आंवला, आंवला स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। रात को 1 चम्मच आप आंवला लेके आप लेटते हैं, तो हमारी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है आंवले से। आगे के लोग आप देखे होंगे मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा खाया करते थे। आज तो इसका प्रचलन कम हो गया है। लोग, आज के जो बच्चे वो जानते ही कम है कि आंवले का मुरब्बा होता है। लेकिन पुरानी औरतें हर एक दिन सुबह 1 आंवले का मुरब्बा खाया करती थी, और उसमें कितने फायदे होते थे आंवले का मुरब्बा में। लेकिन धीरे धीरे लोग भूलते चले जाते हैं, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? मोबाइल आ गया है। मोबाइल में इतने बिजी हो गए हैं, दादी नानी भी बिजी हो गई है, और घर के बच्चे भी बिजी हो गए हैं। दादी नानी को भी जब भी देखो वो मोबाइल हाथ में रहता है, वो अपने धर्म ध्यान के आध्यात्मिक प्रवचन सुनना ये सब करते रहते हैं, और बच्चे अपने
अपने अंदाज में जीते हैं। उनको खाने पीने का कुछ और चीजें जो भी अच्छी लगती है वो देखते हैं। तो मोबाइल ने एक तरफ तो हमें बहुत सारी जानकारियां दी है, ज्ञान बढ़ा दिया है हमारा, और दूसरी तरफ हमारी जो प्यार स्नेह, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर बातें करना, सब कुछ खत्म कर दिया है। जब हम परिवार के 4 लोग मिलकर बैठकर बात करते हैं तो कई नई बातें निकलती है, एक दूसरे के साथ शेयर होती है। लेकिन अपना ज्ञान आजकल अपने तक ही सीमित हो गया है। मोबाइल से हम पढ़ लेते हैं, नॉलेज कर लेते हैं, अपना जान लेते हैं, और दूसरे के पास तो हमारा टाइम ही नहीं है किसी के साथ शेयर करने के लिए। तो पुरानी परंपराओं को फिर से हमें लाना होगा, एक दूसरे के साथ जीना होगा, एक दूसरे से हम शेयर करें, कुछ नई बात पढ़े तो परिवार में बताएं कि देखो आज हमने ये पढ़ा था, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ये इस चीज के लिए अच्छा है। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ जानकारियां भी बढ़ा सकते हैं। चलिए, आप भी कोई नई जानकारी हो तो मेरे साथ शेयर करें, हल्दी से रिलेटेड कुछ और आपको पता हो, मेरे को न हो, तो आप भी मेरे साथ शेयर करें। हाँ, कोई शेयर करना चाहेगा अपने पुराने नुस्खे, या मैं बताऊं कुछ? हाँ जी, चलिए, आप सुनने के लिए हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी, जैसे हमारे बाल, आजकल बालों की बड़ी समस्या हो गई है कि हमारे बाल टूटते बहुत है, बालों में रूसी हो जाती है। तो उसके लिए भी हम जब स्नान करते हैं तो आधा नींबू का रस उस बाल्टी के अंदर निचोड़ दें और उससे स्नान करें, उससे बाल धोएं। उससे आपके बाल मजबूत होंगे। मुल्तानी मिट्टी आती है, मुल्तानी मिट्टी, उसको आप भिगो दे पानी के साथ थोड़ा सा, और बिल्कुल चिकना हो जाता है तो बालों में उसका लेप कर लें। लेप कर ले, 10-15 मिनट उसको छोड़ दें। उसके बाद थोड़े से गुनगुने पानी से आप धो लें बालों को, जिससे आपके बाल मुलायम बनते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और जो हम नींबू का रस डालते हैं उससे भी बाल हमारे मजबूत बनते हैं, रूसी खत्म हो जाती है। और एक प्रयोग ये भी कर सकते हैं कि नींबू का रस और उसके अंदर थोड़ा सा नारियल का तेल, 2 चम्मच। आजकल हम तेल लगाना भी भूल गए हैं। पुराने जमाने में हम बालों में तेल लगाया करते थे और डेली लगाया करते थे, जिससे हमारी जो ये ब्रेन की नसें भी, हमारी जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट रहते थे, हमारी याद करने की शक्ति भी ज्यादा होती थी। लेकिन आजकल हम फैशन के चलते कि नहीं, हमारे बाल चिपक जाते हैं तेल लगाने से, स्मार्ट नहीं लगते हैं, तो तेल लगाना छोड़ दिया है, हम तेल का यूज ही नहीं करते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो सप्ताह में 1 दिन तेल लगा लेते हैं कि आज तो बाल धोने हैं, तो 1 घंटे पहले तेल की मसाज कर लेते हैं, मालिश कर लेते हैं, और उसके बाद बालों को धो लेते हैं। कम से कम हम सप्ताह में 1 दिन भी लगाएं तो उसको कम से कम रात को लगाएं, ताकि पूरी रात आपके तेल वो लगा हुआ रहे, भीतर नसों तक जाए। नहीं तो क्या होता है, घंटे भर पहले लगाया, वो क्या लगाना था लगाया और हमने धो लिया 1 घंटे के बाद में, तो उतना जो असर करता है वो असर नहीं करेगा। तो हम कह तो देते हैं कि हमारे बाल बड़े टूटते हैं, झड़ते हैं, आजकल तो पता नहीं क्या हो गया है, इतना रूसी हो जाता है, लेकिन हम बालों की केयर करते ही नहीं है। हमने तेल को बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया है। चाहे हम एक ही प्रकार का तेल लगाएं लेकिन उसकी कंटिन्यूटी रहे। कहते हैं ना कि सप्ताह में 1 दिन हमें पूरे बदन की मालिश भी करनी चाहिए, जिससे हमारे पूरे ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है। आजकल नई नई बीमारियां आ रही है, शरीर में गांठें पड़ रही है, जगह जगह पे गांठें हो जाती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बराबर नहीं हो रहा है। इसीलिए यदि हम मसाज करेंगे, मालिश करेंगे पूरी बॉडी की, तो उससे क्या होता है, हमारी नसें खुल जाती है। पुराने लोगों में एक आदत हुआ करती थी पग चंपी की, वो पग चंपी कराए बिना लेटते नहीं थे। और बहुओं को, जो पुराने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनको पता भी होगा कि जब तक सास के पैर नहीं दबा लेती थी
तब तक सोने को नहीं मिलता था। लेकिन धीरे धीरे वो सिस्टम भी खत्म हो गया है। उससे क्या होता था कि हमारे जो पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर के, ये पैरों के नीचे जो होते हैं, पैर में दर्द नहीं होता था, आराम मिलता था। जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनके पैरों में दर्द भी, आजकल तो बूढ़े बुजुर्ग की बात ही नहीं है, आजकल तो यंग जनरेशन में भी पैर में बड़ा दर्द रहता है, कहीं के एड़ी में दर्द रहता है। क्योंकि आते हैं ना पेशेंट, तो वो यही बोलते हैं एड़ी में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है। अरे आप अभी 30 साल के हुए नहीं, 35 साल के हुए नहीं, 40 साल के हुए नहीं, लेकिन अभी से ही आपके दर्द शुरू हो गया है। क्योंकि हम जो ध्यान रखना चाहिए वो हम ध्यान ही नहीं देते अपने शरीर के लिए। हाँ जी, कर रहे हैं। अनुलोम विलोम खत्म हो गया तो कपाल भाती शुरू कर दें। कपाल भाती, हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, जो मालिश हम तेल से नहीं करते हैं, रोजाना अपनी एक्सरसाइज से कर सकते हैं। जो योग करते हैं डेली वो फिट रहते हैं। लेकिन कितने लोग डेली करते हैं? आधे घंटा कम से कम योग करना जरूरी है। कम से कम आधे घंटे का योग डेली की लाइफ में जरूरी है। और हम उसी के साथ हम मसाज भी कर सकते हैं। हम हाथों को इस प्रकार से, हाँ सोनिया जी अभी कर भी रहे हैं, और इसी प्रकार से हम पैर, जैसे ये हमारा पैर है, तो इस तरह से हम नीचे से पैरों की पिंडली में मसाज कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे बैठे हैं, थोड़ा सा थपथपा लिया नीचे की तरफ, साइड में भी, ऊपर में भी, इस प्रकार से आराम मिलता है पैरों को। सुबह सुबह उठकर यदि कर ले, पूरे दिन आप फिट रहेंगे। इस प्रकार से पूरा मसाज कर लें। हाँ, प्राणायाम करें। आप कपालभाति करना शुरू कर दें। श्वासों को बाहर फेंकना है। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। तो हम इस प्रकार से सिर से भी शुरू कर सकते हैं। आप चंपी मसाज करें पूरे चेहरे की, पूरे सिर की, ताकि आपके पूरे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट, सभी को एक्टिवेट कर ले। तो पूरे बदन की इस प्रकार से हम बिना तेल भी मसाज कर सकते हैं। और कहते हैं कि तेल की मालिश पगथली में, जो पगथली होती है पैर के नीचे का भाग के अंदर, रात को मसाज करके तेल की सोएंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और कई प्रकार की बीमारियों से आप छुटकारा पा लेते हैं। हाँ, रोज एक आदत डाल दीजिए कि रात को हमें पैर की पगड़ी नीचे पूरा तेल मसाज करके सोना है, जिससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपको कई बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, जैसे सिर में कर ऐसे हल्के हल्के ऐसे, हाँ ऐसे। मैम तेल के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ मैं। इसमें तेल के बारे में जो आप बता रही हैं बताइए कि जब हम नहाते हैं ना, सुबह मॉर्निंग में नहाते हैं, और थोड़ा सा सरसों का तेल अगर हम अपने पैरों के तलुए में लगा लें नहाते हुए, तो उससे भी हमारी बहुत सारी बीमारी दूर होती है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर भी किया है। और एक बात दर्द के बारे में और बताना चाहूंगी, जो भी चीजें आप लोगों ने बताई और सब बहनों ने भाइयों ने बताई हैं, तो उसमें एक ये है कि हल्दी और चूना और उसके साथ थोड़ा सा शहद, हाँ मैं भूल गई ये अगर हम जॉइंट पे मिला देते हैं तो मेरे एक ये अंगूठे में बहुत पेन हो गया था, तो बच्चे कहने लगे डॉक्टर को दिखाओ, तो उन्होंने कहा कि कट लगेगा, तुम्हारी हड्डी के ऊपर बरम हो गया है, क्या हो गया है मतलब। बट मैं भी आयुर्वेद को ज्यादा मानती हूँ, तो मुझे किसी ने बताया था, तो चूना, शहद और हल्दी एक ना वो प्लास्टर की तरह बन जाता है। जैसे हम चूना डालते हैं उसके अंदर ना, तो वो ना गरम गरम हो जाता है, और उस गरम को हम लगाते हैं तो वो बिल्कुल जल्दी सूख जाता है, प्लास्टिक में बिल्कुल ठीक हो गया। ये प्रयोग मैंने भी बहुत किया है और कई पेशेंट पर भी किया है। जैसे स्वेलिंग आ जाती है, तो शहद और उसमें हल्दी डाल दो और हल्का सा चूना डाल दो और लेप लगा दो। 2-3 घंटे तक उस लेप को रखते हो। 2-3 घंटे रखने के बाद हल्के से गुनगुने पानी से उसको, ऐसा प्रयोग आप कुछ दिनों के लिए, जब तक आपके स्वेलिंग है तब तक आप करते रहोगे, तो आपको बहुत जल्दी स्वेलिंग उतर जाएगी। ये कई पेशेंट मैंने आजमाया है और बहुत फायदा होता है।
और जिनको भी ये वैसे ही शहद और ये जो हल्दी है, ये चोट जहाँ लग जाती है उस पे भी बहुत अच्छा काम करता है। एक बार का जलन करेगा जब आप लगाओगे, उसके बाद धीरे धीरे आपकी चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जो दाग रह जाता है वो भी नहीं रहेगा। तो तेल का प्रयोग अभी जैसे बताया नीलम जी ने कि नहाने के बाद तुरंत आप लगा ले तली में, तो उससे भी आराम आता है। तो आप सोने से पहले भी लगा ले, आप नहाने के बाद भी लगा ले, ताकि आपकी कोई बीमारियां नजदीक नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन ये प्रयोग हम पहले से ही शुरू कर दे। हम क्या करते हैं, पहले तो बीमारियों को निमंत्रण दे देते हैं। जब पूरी बीमारियां शरीर में आ जाती है तब हम प्रयोग करना शुरू करते हैं। फिर तो हम एक्सरसाइज भी करेंगे, हम तेल मर्दन सब कुछ करेंगे। तो हम पहले से ही इन चीजों को अपना ले तो हमारी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो स्वास्थ्य के लिए 4 चीजों का 4 बातें का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो नींद, हमारी नींद पूरी हो। कई बार होते हैं कि आजकल के जो बच्चों को देखते हैं कि रात को 12-12 बजे 1-1 बजे तक तो सोते नहीं है और फिर रात सुबह 9-10 बजे तक उठते नहीं है। तो ये बीमारी का सबसे बड़ा घर है। कहते हैं जितना जल्दी उठो स्वास्थ्य के लिए उतना ही बढ़िया है। हम पूरे दिन फिट रहते हैं, जल्दी उठने वाला फिट रहता है और जो लेट उठता है वो अपनी बॉडी पे आलस, काम करने का दिल नहीं करता। आवाज आ रही है वो प्लीज बंद कर दे, एक बार म्यूट कर ले। हाँ जी। तो सबसे जो स्वास्थ्य हमारे स्वस्थ जीवन के सिद्धांत है कि नींद हमारी प्रॉपर होनी चाहिए और नींद प्रॉपर करें जिसमें रात को हम समय पे सो जाएं, 9 या 10 बजे तक हम लेट जाएं सुबह, ताकि हम 4-5 बजे तक उठ सकें। आप 10 बजे लेटो 5 बजे उठो तब भी ठीक है, लेकिन जो आप 10 बजे उठ रहे हो और रात को 2 बजे सो रहे हो, ये गलत है। तो हमें सबसे पहले अपनी जीवन शैली को सुधारना होगा। उसके बाद हमारे मल की शुद्धि बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही मल लगना जरूरी है, लेकिन कई लोग तो 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक मल त्याग नहीं करते हैं, तो वो पेट में फिर बीमारियां पनपती रहती है। इसीलिए मल की शुद्धि करना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहना तो सबसे पहले पूरी नींद हमारी 6 घंटे की होनी जरूरी है। 6 घंटे सफिशिएंट है। और जो ध्यान करने वाले साधक है उनकी नींद तो और जल्दी पूरी हो जाती है, उनको 4 घंटे ही पर्याप्त है। जब मेडिटेशन कर लेते हैं तो उससे बहुत रिलैक्स मिल जाता है बॉडी को, और जो नींद हमारी बॉडी को 6 घंटे की चाहिए वो 4 घंटे में भी पूरी हो जाती है। और उसके बाद में शरीर पर मालिश, कम से कम 1 सप्ताह में 1 दिन हम पूरी बॉडी की मसाज कर लें। तेल ले सरसों का, जिसको कभी यदि हम सरसों के तेल की मालिश बचपन में ही बच्चों से शुरू कर देते हैं तो उनको कभी सर्दी जुकाम नहीं होता है, या बहुत जल्दी जिनको हो जाता है वो नहीं होगा। कभी कभार तो हो जाता है, अलग बात है, बाकी जल्दी से नहीं होगा। सरसों का तेल यदि शरीर में हमने पहले से इतना लगा दिया है तो जल्दी से जुकाम सर्दी नहीं होगी। तो तेल मालिश मर्दन जरूर करें और हमारा आहार पौष्टिक और संतुलित हो। आजकल का आहार कैसा है आप सबको पता है, सबके घरों में बच्चे हैं, बहुत खुशकिस्मत वाले होंगे कि जिनके घरों में ये जो फास्ट फूड नहीं आते हैं। सबके घरों में आते हैं, चलो डेली नहीं आए, सप्ताह में 1 बार आए तो चलता है, लेकिन आज ये परंपरा डेली की होती जा रही है कि शाम को हमें रोटी सब्जी नहीं चाहिए, हमें फास्ट फूड चाहिए। जबकि सबसे ज्यादा नुकसानदेह है रात का खाना। अब सुबह तो लंच के टाइम खाते हो तो पाचन भी हो जाता है, लेकिन रात को सूर्यास्त के बाद में ये जो खाना है ये डाइजेस्ट नहीं होता है, उससे तरह तरह की बीमारियां पनपती है। और आज
दिन भर फिर लोग डॉक्टरों के ही जाते रहते हैं। और आज आप देखते हैं कि डॉक्टरों की प्रणाली कितनी खर्चीली है। हम तो घरेलू नुस्खों से बिना पैसे ही ठीक कर लेते हैं, लेकिन जो डॉक्टरों की फीस है वो आप देखते हो 1000-1500 पहले फीस लेते हैं, उसके बाद इतनी सारी टेस्टिंग लिख देते हैं जो कम से कम 5-10 हजार रुपए आपके टेस्टिंग में लग जाते हैं। उसके बाद फिर दवाइयां आती है, दवाइयों के बाद उसके साइड इफेक्ट होते हैं, और फिर हम एक रोग को ठीक करते हैं, दूसरा रोग शुरू हो जाता है और आगे से आगे ये चलता रहता है। मैंने देखा है जो टेबलेट खाते हैं वो निरंतर उनकी टेबलेट बंद ही नहीं होती है। एक टेबलेट खाते खाते रोग ठीक करते हैं, फिर दूसरा टेबलेट उसकी दूसरे रोग की चालू हो जाती है, वो बंद होता है, तीसरे की शुरू हो जाती है। तो कभी टेबलेट ही नहीं बंद होती है। जिनके घर में एक बार डॉक्टर घुस गया तो कंटिन्यू उनके घर में टैबलेट रहती ही है। नहीं तो हम अपने घरों में उससे दूर रहते हैं। मेरे घर में कह दे कि एक ही टैबलेट मिल जाए, मेरे घर में नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक है, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है, हमारी मेडिटेशन है, योग है, मंत्र है, जप है, उनके द्वारा हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं। या हमारी ये रसोई के मसाले हैं, उनसे भी हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं। तो डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, भगवान न करे ऐसी कोई स्थिति आए जो डॉक्टर का ही काम हो, हम कर ही नहीं सकते, अलग बात है। बाकी हम रोजमर्रा की जिंदगी में डॉक्टर से बच के रह सकते हैं। और ये आप फिट रहने के लिए अब मेडिटेशन को जरूर अपनाएं अपने लिए। अब चाहे 10 मिनट करे, 5 मिनट करे। आज मैं अभी मेडिटेशन कराने वाली हूँ, सभी एक साथ में करेंगे। और वैसे मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें सारे मेडिटेशन दिए हुए हैं। एपीजे योगा केंद्र, एपीजे योगा केंद्र यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है। तो यूट्यूब में मैंने सारे मेडिटेशन डाले हुए हैं अलग अलग, जिसमें कायोत्सर्ग भी है, अंतर यात्रा भी है, दीर्घ श्वास परीक्षा भी है, और ज्योति केंद्र परीक्षा, लेस्या ध्यान, चैतन्य केंद्र परीक्षा। और अलग अलग डिजीज के लिए अभी मेरा चल रहा है कि अभी हार्ट की प्रॉब्लम हुई किसी को, उसको मैंने बना के दिया और उसको बहुत अच्छा फायदा मिला, तो मैंने उसमें डाल दिया। हार्ट का भी है, बीपी का भी है, अस्थमा के लिए भी है। अभी डिजीज पे चल रहा है, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होते जाते हैं उनको फायदा होता है, उसके बाद में उसमें डाल देती हूँ। तो उससे कई लोग फायदा ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन किया और फायदा मिल गया, उसको कम से कम मैंने बोला ना 21 या 27 दिन तक कंटिन्यू आप करेंगे, तभी आपको फायदा मिलेगा। ऐसे ही हेल्थ के लिए स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा या ये हेल्थ के लिए भी, हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए भी मेडिटेशन डाला हुआ है, जिसको करके हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। कहते हैं ना, हम जैसा बोलते हैं वैसा इफेक्ट भी हमारी बॉडी पे आता है। हम बोलते हैं कि नहीं, मैं तो बीमार ही रहती हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हो ही नहीं सकती, मैं तो कभी ठीक ही नहीं होंगी। सॉरी, क्या नाम बताया आपने यूट्यूब पे? हाँ जी, यूट्यूब चैनल पे आपने क्या नाम बताया? एपीजे योगा केंद्र। स्मॉल में, कैपिटल में? हाँ जी, एपीजे। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम है ना, एपीजे जी, हाँ, योगा केंद्र। योगा केंद्र। थैंक यू। हाँ। तो उसमें आप सर्च कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा, या राज गुनेत्र से भी आप सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा। आ गया। हाँ, मैम कुछ पूछ सकती हूँ? घुटनों के दर्द के लिए कुछ? अभी डालूंगी, घुटने के दर्द का अभी नहीं डाला है। अभी मैं अब एक्सरसाइज डालने लगी हूँ। इतने टाइम पर मैंने मेडिटेशन नहीं डाले हैं, अब मैंने शुरू किया। अभी सर्वाइकल का डाला है, अभी कंधों के दर्द का डाला है, तो अभी धीरे धीरे एक्सरसाइज डालना शुरू कर रही हूँ। जी जी। तो किस प्रकार से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में योग, ध्यान, एक्यूप्रेशर भी करती हूँ मैं, तो एक्यूप्रेशर के भी बहुत अधिक फायदे मिलते हैं। दर्द में कितना भी पुराना आपका कमर का दर्द हो, आपके पैरों में दर्द हो, आपके घुटनों में दर्द हो, एक्यूप्रेशर से आप ठीक कर सकते हैं। एक बात मालूम करनी थी मैडम। हाँ जी, आजकल जो है एक जो कब्ज होता है, हाँ जी, हाँ जी, उसमें जो है एक
एहसास होता है जैसे मल बहुत सूख गया है, तो हाँ, निकलने में जो है परेशानी होती है, और ये बहुत आम बात है। अब काफी लोगों को, छात्रों को होता है, लेकिन ये इस चीज को कोई बताने में थोड़ा सा शर्म सी आती है। तो इसके लिए कोई अच्छा सा उपाय हो तो बताइए। अच्छा, कब्ज के लिए, कब्ज के लिए एक तो है ना, आप रात को गर्म दूध पीने की आदत डाल लें। गर्म दूध होता है वो हमारे मल को जो होता है कि थोड़ा मुलायम कर देता है, क्योंकि कब्ज की प्रॉब्लम कब होती है? एक तो हम हरी सब्जियां कम लेते हैं। यदि हम निरंतर हरी सब्जियां खाएं, जूस और सलाद खाने से पहले हम सलाद लें, हरी सब्जियों की क्वांटिटी अधिक मात्रा में ले, तो कब्ज की शिकायत नहीं रहती है। या हम चोकर युक्त रोटी, जैसे आटा जो होता है आजकल बिल्कुल महीन पिसा हुआ आता है, हम चोकर वाली रोटी खाएं, थोड़ा सा उसमें आटे को नहीं छानेंगे, मोटा आटा पिसवा लें, उसमें चोकर रहेगी, तो वो मल को जो होता है कि चिकना कर देता है, उससे कब्ज की शिकायत नहीं रहती है। और मेथी का पानी, जैसे हम मेथी होती है, रात को 1 चम्मच मेथी भिगो दें और उसको 1 गिलास पानी आप ले लें और उसको उबाल लें, सुबह थोड़ा सा गुनगुना कर लें, छान कर वो पानी पी लें, हल्का सा काला नमक डाल लें, उससे भी कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। और एक्यूप्रेशर में मैं बताऊं कि यहाँ एक पॉइंट होता है, यहाँ ठुड्डी के नीचे एकदम सेंटर में, उसको अंगुली आप ऐसे रखेंगे और ऐसे मसाज करेंगे, ऐसे पूरी मसाज करें इस प्रकार से, तो यहाँ जो पॉइंट होगा वो दबेगा। और उसको टॉयलेट में जाकर आप पहले 5 मिनट पहले कर ले, और जब आप टॉयलेट में चले जाएं तो आप ऐसे मसाज करते रहें 5-7 मिनट तक करते रहें, और आपका बेड़ा इजीली हो जाएगा, कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। ये तो मैंने बहुत लोगों पे आजमाया है, ये जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट है ये मैंने बहुत लोगों पे किया है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट आपका दबना चाहिए, आपका एकदम सेंटर में जो पॉइंट है। आप यदि कब्ज जिनको होगा तो यहाँ पेन भी होगा हल्का, आप ऐसे दबाएंगे तो इस पे दर्द होगा आपको हल्का, और वो एक्चुअल में दबना चाहिए, तो उससे भी आपका ये जो कब्ज की जिनको भी प्रॉब्लम है तो वो नहीं रहती है। तो कुछ चीजों का ध्यान हम रखेंगे तो हमें कब्ज की शिकायत, क्योंकि मैंने सबसे पहले बोला मल शुद्धि जरूरी है अंदर, मतलब बिल्कुल भी कब्ज शरीर में नहीं रहना चाहिए, रोज मल की शुद्धि जरूरी है। 1 बार हो अच्छी बात है, और 2 बार हो तो भी सही है, सुबह और शाम दोनों टाइम किसी को हो तो भी कोई गलत नहीं है। हाँ, 2 से अधिक न हो। एक उपाय मैंने जो है कहीं देखा था, यूट्यूब पे देखा था, उसको मैं अपना रहा हूँ, वो भी बहुत कारगर है। क्या? तो सुबह को सो के उठने के बाद 3 गिलास पानी पिया, लगभग 1 लीटर के करीब, 1-1.25 लीटर इसमें, और उसके बाद शंख प्रक्षालन जो क्रिया होती है, उसके जो 3 क्रियाएं, एक तो ताड़ासन, दूसरा तिर्यक ताड़ासन और तीसरा कटी चक्रासन। 3 गिलास पानी पीने के बाद 10 बार जो है ताड़ासन, 10 बार तिर्यक ताड़ासन दोनों साइड में, और 10 बार जो है कटी चक्रासन करने से भी प्रेशर एकदम बनता है और पूरा पेट साफ हो जाता है। हाँ, वो बस सबकी पीने की हिम्मत चाहिए कि 1 लीटर तक पानी पी ले, क्योंकि कई लोगों की तो यह आदत होती है 1 गिलास पानी भी बड़ी मुश्किल से पीते हैं। तो पहले तो पानी पीने की आदत डाले, 1 गिलास आज पिया, आप धीरे धीरे उसको बढ़ाए, 2 गिलास में जाए, फिर 3 और 4 तक पहुंचे, ठीक है ना। तो पानी पीना तो सबसे अच्छा है कि सुबह उठकर आप पानी पिए, और जैसे आप ज्यादा पानी नहीं पीते हैं, यदि थोड़ा पानी पीते हैं तो भी 1 गिलास पानी में थोड़ा सा आप नमक डाल लेंगे काला, और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के पिएंगे, वो भी फायदेमंद है, उससे भी आपको ये मोशन हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी बहुत अच्छा है, जो त्रियंगासन, जो कटी आसन, ये भी करते हैं तो अच्छा है।
लेकिन जो कुछ भी ये नहीं करते हैं तो कम से कम पानी पीने की आदत तो डालिए। 1 से 2 गिलास बढ़ाइए, 2 से 4। और तांबे के जग में यदि पानी पीते हैं तो और भी अच्छा है। आप रात को तांबे के जग में पानी रख ले 1 लीटर और सुबह उठकर वो पानी पिए, वो भी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये छोटे-छोटे प्रयोग है, समय तो अपनी सीमा पे चला जा रहा है, तो मैं अब थोड़ा-सा मेडिटेशन आपको करा देती हूँ 10 मिनट का। चलिए सीधे बैठेंगे, बाकी बातें हम यदि किसी के पास समय होगा तो बाद में करेंगे। सीधे बैठ जाएं, जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके उस ध्यान आसन का चुनाव करें। 4 प्रकार के हमारे आसन है, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। एक आसन का चुनाव कर ले। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और अंगुली मिला ले, तीनों अंगुलियां सीधी और घुटने पे रख लें। और वीतराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा में राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट नीचे गोद में स्थापित कर दें। आंखें कोमलता से बंद। 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें और भ्रमर की तरह गुंजन करें। संकल्प करें, मैं स्वस्थ होने के लिए प्रयोग कर रही हूँ। मेरी आंतरिक शक्तियां मुझे स्वास्थ्य प्रदान करेगी। मैं स्वस्थ होने के लिए प्रयोग कर रही हूँ। मेरी आंतरिक शक्तियां मुझे आरोग्य प्रदान करेगी। मैं स्वस्थ होने के लिए प्रयोग कर रही हूँ। मेरी आंतरिक शक्तियां मुझे स्वास्थ्य प्रदान करेगी। शरीर को बिल्कुल स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। अकड़न न रहे। मांसपेशियों को ढीला छोड़े। ममत्व का विसर्जन करें। पैर के अंगूठे से सिर तक पूरे भाग पर चित्त को ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। चित्त को नाभि से 4 अंगुल नीचे स्वास्थ्य केंद्र, जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं, वहां पर केंद्रित करें। वहां पर नीले रंग का ध्यान करें। मयूर की गर्दन की भांति चमकता हुआ नीला रंग देखें। पूरा स्वास्थ्य केंद्र नीले रंग के परमाणुओं से भर गया है।
पूरा ध्यान नाभि से 4 अंगुल नीचे केंद्रित कर दे और अनुभव करें चारों तरफ स्वास्थ्य के परमाणु बिखरे हुए हैं। जो श्वास के साथ भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अब चित्त को दोनों लंग्स के मध्य आनंद केंद्र अनाहत चक्र पर केंद्रित करें। अनुप्रेक्षा करें, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। श्वास लेते हुए अनुभव करेंगे स्वास्थ्य के प्रमाण शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। मेरा रोम रोम स्वस्थ हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए अनुभव करेंगे शरीर के सारे विकार बाहर की ओर जा रहे हैं। मेरा कण कण शुद्ध हो रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ स्वास्थ्य के परमाणुओं को भीतर स्थान दे और श्वास छोड़ते हुए सारी नेगेटिविटी को बाहर कर दे। दोनों हथेलियों को थोड़ा सा घुटने से ऊपर खोल लें, आसमान की तरफ हथेलियां कर ले। अनुभव करें पूरे ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी इन दोनों हाथों में समाहित हो रही है। पूरे ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी इन दोनों हाथों में समाहित हो गई है। दोनों हाथ एनर्जी से भर चुके हैं। अनुभव करें दोनों हाथ एनर्जी से भर चुके हैं और इस एनर्जी को पूरे शरीर में फैला दे। सिर से लेकर पैर तक एक एक पार्ट पर चित्त को ये एनर्जी को ले जाएं, स्वस्थता का सुझाव दे और पूरे एक एक अवयव पर फैला दे। चेहरा, हाथ, पेट, पीठ, पैरों में एक एक पार्ट पर ले जाएं और धीरे धीरे हाथों को फैलाते हुए स्वस्थता का सुझाव दे। अनुभव करें मैं पूर्ण स्वस्थता का अनुभव कर रही हूँ। मेरे शरीर में किसी प्रकार की कोई व्याधि नहीं है, कोई रोग नहीं है। मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ ले। एक बार शरण सूत्र का उच्चारण कर ले। अर्हन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धं
बुद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सत्य को वंदन। सभी वंदनासन में आ जाएं, आंखें बंद रखें, पंजों के बल बैठ जाएं, हाथों को आनंद केंद्र पर रखें। वंदे सत्यम। सत्य को वंदन करें। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। दोनों हथेलियों को संपुट बनाकर आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे अंगुलियों के छिद्र में से प्रकाश को खोजते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। सारी एनर्जी को एक बार फिर से अपने भीतर समाहित कर लें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आप सबका दिन मंगलमय हो, सबका दिन मंगलमय हो, सबका दिन मंगल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, जो समय मेरे को दिया गया था, समय संपन्न हो चुका है। कोई धन्यवाद। आपको पूछना है? धन्यवाद आदरणीय मैम, आपने इतना समय हमको दिया और आप हमारे पहले निवेदन पे ही हमारे साथ जुड़ी। आपका हृदय से धन्यवाद और सभी साधकों की तरफ से भी धन्यवाद। और हमारे साथ नीलम शर्मा जी भी उपस्थित हैं, जो पतंजलि से स्वाभिमान भारत से हैं। नीलम शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू रवि भैया। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सभी का धन्यवाद एक बार फिर। ओम अरहम, ओम ओम। ठीक है, समापन की तरफ ले चलते हैं। आदरणीय विष्णु भाई जी संकल्प की तरफ ले जाएं, एक शुभ संकल्प। सबसे पहले तो मैं मैम का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने इतने अच्छी वाणी में और इतने सरल शब्दों में हमें आयुर्वेद का ज्ञान कराया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके लिए तालियां बजती हैं। सभी साथियों से अनुरोध करूंगी कि मैम के लिए तालियां बजाएं, मैम का स्वागत करें। धन्यवाद मैम। और मैं आग्रह करूंगी कि एक बार पुनः दोबारा आप हमें अपनी उपस्थिति, अपने दर्शन देने की कृपा करें। धन्यवाद मैम। जरूर जरूर। आशा है आज की एक विशेष सुंदर योग विज्ञान साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। आदरणीय राज मुनेजा जी का बहुत सुंदर शब्दों में कुछ औषधियों के बारे में जो हमारे रसोई में होती हैं और भी बहुत सारी बातें हैं। साधना भी बहुत अच्छी कराई, मेडिटेशन कराई और लाभ लेने के लिए एक और बहुत अच्छी बात आदरणीय राज जी ने की कि एक YouTube पे चैनल अपना बना रखा है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि जब भी समय मिले तो उस चैनल पे जाकर सब्सक्राइब करें और उसको देखें और लाभ लेते हैं। शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए,
दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर विशेष योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।